नमस्कार दोस्तों। तो हम लेखपाल में जो 25 नंबर का ग्रामीण विकास आता है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लेखपाल के एग्ज़ाम का डेट आ गया है 19 जून। अब हमारे पास समय नहीं है। इस प्रक्रिया में हम अब पढ़ेंगे ग्रामीण विकास, जो 25 नंबर का प्रश्न आता है। ये घटना चक्र की पुस्तक है, इसके द्वारा सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे एक पार्ट में। ग्रामीण विकास, इसमें प्रथम भाग में हम बात करेंगे ग्राम्य विकास और भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास की। ये 18 पेज तक है। इसके बाद बन क्रमशः सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरह जो इसके भाग दिए हुए हैं कि जो महत्वपूर्ण 16 भाग जो दिए हुए हैं, इनके के बारे में हम एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जो 25 नंबर ग्रामीण विकास का है इसको हम अर्जित कर सकें और परीक्षा में सफल हो सकें। तो आज हम बात करेंगे एक नए भाग में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम एवं प्रबंधन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजन एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम विकास रहा। स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में नियोजन अर्थात कोई कार्य करने की जो तरीका है का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम विकास रहा। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक है। इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग गांव में निवास करता है। अब बात करेंगे, देखेंगे ग्राम विकास है क्या। ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी, काम और आय के अवसरों का प्रावधान भी सम्मिलित है। भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता कहती थी, उसको देखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। जनसंख्या के लगभग 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। बीसवीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की विकास दर केवल 3% रही थी। निरक्षरता मतलब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, 84% थे। मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। और 1947 में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति 1000 पे। मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे। फिर भी वे उपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलें जैसे कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों और उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। शिल्प क्षेत्रों पर अंग्रेजों के शासन के दौरान बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण का बहुत ही संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ाव था। भारत में कृषिकीय वर्ग, भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती थी। भूमि नियंत्रण, जो प्रकृति और भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते थे, जो उस क्षेत्र की उत्पादकता पर निर्भर होता था, जिसका कारण ज़्यादातर मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता, उन्नत कृषि विधियों को अपनाने, दूरसंचार का विकास, बाजार की ताकत का समेकन, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि है। कृषिकीय वर्ग, सामंतवादी कृषि प्रणाली। सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते।
वे अपनी भूमि काश्तकारों को खेती करने के लिए पट्टे पर देते थे। भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया था। उनके द्वारा लिया गया किराया फसल उत्पादन के रूप में नकद हो सकता है। फसल के रूप में किराया पुनः एक निश्चित मात्रा या काश्तकार द्वारा उपजाई गई फसल का निश्चित हिस्सा हो सकता है, जबकि नकद किराया सामान्यतः एक निश्चित राशि होती है। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटे खेतीबाड़ी करने वाले घरों के रूप में पहचाने जाते थे। कृषि की ये वर्ग पूंजीवादी कृषि प्रणाली। वे किसान जो काफ़ी भूसंपत्तियों के स्वामी हैं या नियंत्रण करते हैं कि वे अपनी खेतों में खेतीबाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन व प्रतिनिधि मार्गदर्शन से करवाते हैं, उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जाता है। वे स्वयं सीधे रूप में कृषि गतिविधियों में कार्यरत नहीं रहते हैं। आंदोलन, अर्थ और विशेषताएं। कोई भी सामूहिक एकता ज़्यादातर एक या दूसरे प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित होता है, जैसे कि काश्तकारों का, श्रमिक का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, पिछड़े वर्गों या जनजातीय समूहों का। आंदोलन को पहचानने योग्य संरचना होती है व उन्हें लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। आंदोलन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर एक कार्यनीति होती है और समग्र कार्यनीति के हिस्से के रूप में युक्ति भी लगाई जाती है। क्या आगे बात करेंगे। सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण कैसे होगा उसके बारे में। सामाजिक आंदोलन को एक या अन्य मानदंडों, विचारधारा, कार्यनीति, प्रकृति व संरचना में परिवर्तित और सुधार की सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे ऐसे आंदोलन से संबंध लोगों की मुख्य श्रेणियाँ काश्तकारों, श्रमिकों, छात्रों, जातियों समूह और महिलाओं आदि की। आंदोलन व परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रूपरेखा। हम आंदोलन द्वारा परिवर्तन लाने रोकने के लिए अपनाए गए साधनों के आधार पर दो वर्गों की पहचान कर सकते हैं। वे संस्थागत व गैर संस्थागत साधन हैं और व्यवस्था से संबंधित हैं। वे इस व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली स्थापित शक्ति के द्वारा परिभाषित हैं। सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन पहले 1950 के पहले। कृषि भूमि संघर्ष जो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ को सामान्यतः दो प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, जिसमें 1857 का विद्रोह भी सम्मिलित है, का प्रारंभ ज़्यादातर जनजातियों व काश्तकारों द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ। 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक के विद्रोह जो अंग्रेजों की आर्थिक व राजनीतिक नीतियों, अकालों के बार बार आने, नए भूराज व्यवस्था जो काश्तकारों पर बोझ सिद्ध हुए, या एक प्रशासनिक व्यवस्था और नए तंत्र दीवानी नियमों की वजह से और तीव्र हुआ। सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन 1950 के बाद। कुछ आंदोलन सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुआ क्योंकि भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा था। उसकी वृद्धि सामंतवादी शक्तियों के साथ अफसरशाही और नेताओं के छुपे हुए सहयोग से बाधित थी। ग्राम दान 1950। स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात दिबांग व तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ, जो बाद में ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ग्रामदान व भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था। विशेषता भूमि के मामले में न्यास स्वामित्व का तात्पर्य था कि उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीन आदि के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम अर्थात भूमि, मशीन
के न्यासी बन जाएं, और या उस समुदाय की होगी जो उस पर शर्म करेगा। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ, जो तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली था। इसमें काश्तकारों व कृषि श्रमिकों के शोषित वर्ग के लिए उत्पादन व वितरण की वैकल्पिक सामंतवादी व्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया, जिससे सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था को बदला जा सके। नक्सलबाड़ी व नक्सली आंदोलन। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को नक्सलबाड़ी आंदोलन कहते हैं। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील से नक्सलबाड़ी आंदोलन का उदय 1967 में हुआ। यह काश्तकारों के संघों का सामंतवादी शोषण था व भूमि सुधारों के विनाश के विरुद्ध एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष था। पश्चिम बंगाल की समस्या का सार किसी अन्य राज्य की तरह हो सामंतवादी व्यवस्था में होने वाला संघर्ष था, जिसमें जमींदारों के हाथों में भूमि का स्वामित्व केंद्रित था। बरगा ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है, जो बटाईदारी के अवलेखन और बटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबंध है। बर्दागार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में थे और वे कृषि श्रमिकों के साथ वहाँ की कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। 1977 के वाम दलों के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में 1978 में ऑपरेशन बरगा का प्रमुख कार्यक्रम रहा। इस ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू बरगादारों का पंजीकरण था। परिणाम स्वरूप 30 जून 1985 तक अनुमानित कुल 20 लाख बरगादारों में से 10,13,000 बरगा अभिलेखों को पूर्णतः सूचीबद्ध किया गया। बरगा गांव के पंजीकरण ने बंदरगाही को पट्टी को कानूनी सुरक्षा दी। केंद्र की कांग्रेस सरकार नरसिम्हा राव ने 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। हाल के समय में भारतीय कृषि में गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। यह समस्या भूख से मृत्यु व किसानों की आत्महत्या की बड़ी घटनाओं और अधिक प्रदर्शित होती है। अभी भी भूख से होने वाली मौतों से ज़्यादातर संख्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में नियमित रूप से दर्ज होती है, विशेषतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में बढ़ रही है। यद्यपि WTO समझौते, विशेषतः आयात पर मात्रात्मक पाबंदी, ओझे हटाने के परिणामस्वरूप पश्चिम देशों के बड़े नियमित किसानों को मिलने वाली भारी अनुदानों की वजह से होने वाली आसमान प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। AIKSS ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में नई कृषि नीति के विरोध में 10 मार्च 2001 को काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों ने हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब की मनसा में आयोजित किया गया। ग्राम विकास प्रशासन के बारे में अब पढ़ेंगे। हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमारे ग्रामीण, विशेषकर निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिए एक विशिष्ट रूप से कार्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों के संगठन और आवंटन की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में बदलाव लाने
कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 स्थितियों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। पहली, यदि नौकरशाही को सामाजिक बदलाव में प्रमुख साधन के रूप में सफल होना है तो उन्हें अपने विचारों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और अपनी दिशा और प्रवृत्तियों को बदलना होगा। दूसरी, नौकरशाही संगठन और ढांचे के उचित रूप में विकेंद्रित होना चाहिए, कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए और लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तीसरी, प्रशासनिक कार्य व्यापक रूप से राजनीतिक नेताओं के समर्थन और सहयोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अधिकारी गण एवं राजनीतिक नेता अपनी पूरक भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी अनुसार कार्य विषयक संबंध करें। प्रशासनिक तंत्र औपनिवेशिक शासकों से विरासत में प्राप्त शासन व्यवस्था ढांचे के प्रमुख रूप से ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक ढंग, संगठन और ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया है। 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए उसमें तकनीकी विशेषताओं की नियुक्ति और मानव शक्ति के लिए प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप भी तैयार किया। इसी ने 100 से 200 गांवों को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुकात की स्थापना की सिफारिश की थी, जिससे राजस्व प्रभागी अधिकारी स्तर के खंड विकास अधिकारी और अधीन रहना था। इस रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए और इसकी सहायता के लिए एक विशेष अधिकारी हो। इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई और सुलभ बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की तथा एक गैर सरकारी बोर्ड की सिफारिश की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का सृजन योजना और समेकित विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया। इसे स्वयं सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1989 में किया गया और यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। 1982 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 में यह कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास की विभाग बन गया। सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें अलग अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। यूपी में तो ग्राम नाम बदलने का जैसे ही दौर ही चल रहा है। अप्रैल 1999 में इसे फिर से ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। ग्राम विकास मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय है। इसके 2 विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग। इन दोनों विभागों में प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि कार्यक्रमों का निगरानी करे, अनुरीक्षण करे, धन के केंद्रीय हिस्सों को जारी करना, समन्वय, निर्देशन और योजना और नीति बनाना। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था तथा लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद नामक संस्था होती है।
एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है। इम्पॉर्टेंट है ये। राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, ग्राम विकास कार्यक्रमों, ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो इतना रहने देते हैं। इसके बाद राज्य स्तर के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे।